वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th की नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हम लोगों ने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के पढ़ लिए हैं और सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं और वो क्वेश्चंस लगभग हमारी एनसीईआरटी के थे। कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उन वीडियोस को देखिए और क्वेश्चंस को लगाइए। आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट के ऊपर पढ़ेंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट पर देखिए, हमको पता है कि एक जो बैटरी है होती है या बैटरी या सेल होती है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी या सेल में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। आपको पता है उसमें केमिकल्स रहते हैं, वो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके कारण उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या जनरेट कर जाता है, जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। क्योंकि आपको पता है, हमने आपको बताया है कि अगर आप सेल को देखिए तो मैंने आपको बताया है कि ये जो है ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये निगेटिव पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल जो होता है वो हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं तो ये लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करती है। और मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम मूव कराते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, या सेल को क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, वर्क। लेकिन बेसिक फंडे पर और आते हैं तो जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रॉन कम्स इन मोशन। इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं, जिसके कारण क्या फ्लो होती है, करंट विल फ्लो। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट क्या होगी, फ्लो होगी। अब इसके कारण जब करंट फ्लो होगी तो आपको पता है करंट जाएगी किस में, करंट अगर यहां से फ्लो हो रही है तो करंट जाएगी किससे। आप कोई एप्लियंस लगाए हैं, जैसे बल्ब लगाए हैं, या आप कोई फैन लगाए हैं, डिवाइस कोई जो यूज कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले से बताया है कि कोई भी डिवाइस है, चाहे वो बल्ब हो चाहे फैन हो, उन सभी डिवाइसेस में अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। इंपॉर्टेंट बात, हर एक डिवाइसेस में अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो एवरी एप्लियंसेस कंटेन्स रेजिस्टेंस और करंट मेंटेन्ड बाय सोर्स सेल। तो ये डिवाइस क्या करती है, इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने का प्रयास करेगी, और हर डिवाइसेस का अपना खुद का क्या है, रेजिस्टेंस है। देन क्या होगा, सोर्स एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। तो जो सेल है ये दैट इज द सोर्स, यही सोर्स है। तो ये सोर्स जो होगा वो अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, मूव कराना है, करंट के फ्लो को मेंटेन रखना है सर्किट में। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो जब ये एक्सपेंडिंग होगा, सॉरी सोर्स एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, तो जो एनर्जी होगी, जो जब ये सोर्स अपनी एनर्जी देगा, अपनी एनर्जी किसमें, एप्लायंसेस में देगा, तो उस एनर्जी का दो तरीके से यूज होगा। कैसे, दो तरीके से। एक तो हमारी जो आपने डिवाइस, स्पेसिफिक डिवाइस बनाई हुई है, जैसे बल्ब है, बल्ब का काम क्या है, बल्ब का काम क्या है, हमको लाइट देना। फैन का काम क्या है, रोटेट होना। तो पहला तो वो अपना यूजफुल वर्क करेगा, रोटेटिंग द फैन। जैसे फैन है तो वो रोटेट करेगा। लेकिन इस एनर्जी, ये जो एनर्जी दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इसकी जो एनर्जी यूज हो रही है वो केवल और केवल वर्क में नहीं यूज होगी, उसकी कुछ एनर्जी क्या करेगी, एक्सपेंडेड इनटू द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब आप देखिए फैन चल रहा हो, फैन थोड़ी देर चलता रहे, आप उस फैन को टच करिए तो फैन हीट हो जाता है। और भी कई तरह की डिवाइसेस हैं, अगर वो कंज्यूम हो रही हैं, वो अगर परफॉर्म कर रही हैं, तो आप उन डिवाइसेस में देखेंगे हीटिंग इफेक्ट होता है। आप देखिए, आप कंप्यूटर को जब यूज करते हैं तो आप देखिए उसमें पीछे एक फैन लगा रहता है, या लैपटॉप में एक फैन रहता है जो हीट को कंटिन्यूसली क्या करता है, बाहर निकलता रहता है। क्योंकि ये अगर हीट वहां पर, चूंकि ये डिवाइसेस स्पेसिफिक हीट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बनाई गई हैं, लेकिन जब ये काम करती हैं, ऑपरेट करती हैं,
तो इसमें से हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, उस कंपोनेंट के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि अगर फैन ज़्यादा हीट हो जाएगा तो हीट अप होने के बाद हो सकता है वो एप्लियंस डैमेज कर जाए। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में भी आपने देखा है, अगर पता लगा हीट ज़्यादा जनरेट कर गई तो वो डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट, जो हमारा गैजेट है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में लिखा भी है कि फैन बिकम्स हीट, अगर किसी फैन को आप ज़्यादा टाइम तक फैन को यूटिलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए, सम डिवाइसेज आर प्योरली रेजिस्टिव व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी प्रोड्यूसेस हीट इन द लार्ज अमाउंट। देखिए हमारा यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करिए इस बात को कि फैन का काम, फैन का वास्तव में हमने यूज किस लिए किया है, कि वो रोटेट करे और रोटेट करके हमको क्या करे, हवा दे। लेकिन सम अमाउंट उसका हीट में जनरेट हो जा रहा है। लेकिन हमने कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई हुई हैं जो केवल हीट जनरेट करने के लिए हैं, मतलब वो हमको हीट दें और उस हीट का हम लोग क्या करें, यूटिलाइज करें। बल्ब का काम क्या है, बल्ब का काम क्या है, हमको लाइट देना, लेकिन बल्ब से हमको हीट भी मिल रही है। तो कुछ अमाउंट हमको लाइट में कन्वर्ट हो रही है, कुछ अमाउंट हीट में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन हमारा यहाँ पर्पस उसको उससे हीट प्रोड्यूस कराना नहीं था, हमारा जो पर्पस हीट प्रोड्यूस कराने का है वो किससे है। यहां पर देखिए प्योरली रेजिस्टिव डिवाइसेस हैं, अगर प्योरली रेजिस्टिव डिवाइसेस हैं तो ऐसी डिवाइसेस जो केवल हीट प्रोड्यूस करती हैं तो उसको हम लोग करते हैं प्योरली रेजिस्टिव डिवाइसेस। ये लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं और दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे डिवाइसेस में जब हीटिंग इफेक्ट के लिए केवल किया जाए, वैसे हीटिंग इफेक्ट तो हर जगह है, लेकिन प्योरली हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज होता है तो वहां पर हम करंट का हीटिंग इफेक्ट करते हैं, जैसे हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन। देखिए ये आयरन का यूज हम क्यों करते हैं, हम प्रेस का यूज क्या किस लिए करते हैं, कि वो हीट हो जिससे हम अपने कपड़े को क्या कर सकें, आयरन कर सकें या प्रेस कर सकें। इसी तरह हीटर का यूज किस लिए करते हैं हम लोग, कि वो हीट हो और हम उससे हीट प्राप्त कर सकें ठंडियों में। तो नॉर्मल वे में एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है हीट की, एक प्रॉपर्टी अभी आप आगे चलकर नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर आप पढ़ रहे हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हीट का अमाउंट है, जो हीट का अमाउंट जनरेट करता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमारे जूल्स साहब ने, जूल्स ने एक जो है रूल दिया जिसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या समझाया, इसको ध्यान से देखिए कि अगर कोई ये रजिस्टिव सर्किट है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन है और यहां से करंट I जा रही है, इसका रेजिस्टेंस R है और करंट यहां पर फ्लो कर रही है टाइम, कितने टाइम तक, मान लीजिए T टाइम तक फ्लो करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या पढ़ने जा रहे हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जब हम देखेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस्ड है, जो पहला उन्होंने लॉ बताया कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है, हीट प्रोड्यूस्ड ये डिपेंड करता है या हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लो के स्क्वायर के। मतलब अगर इसमें कह रहे हैं कि इस सर्किट में अगर मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इस सर्किट में मान लीजिए 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इनके कहने का मतलब है कि अगर 10 एम्पियर वाली करंट फ्लो करेगी तो इस पर्टिकुलर सर्किट में वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी और जब 5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी तो इस पर्टिकुलर सर्किट में कम करंट फ्लो होगा। तो यहां पर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ये उनका पहला स्टेटमेंट है। ठीक, अब दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। मतलब अगर यहां आप रेजिस्टेंस 5 ओम का लगा दें और यहां रेजिस्टेंस आप 20 ओम का लगा दें, तो यहां पर मान लीजिए करंट सेम है, मान लीजिए करंट 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर की करंट अगर 5 ओम के रेजिस्टेंस में जाती है और 2 एम्पियर की करंट अगर 20 ओम के रेजिस्टेंस में जाती है, तो ये कह रहे हैं कि 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा है, ये उन्होंने प्रैक्टिकली ये निकाला और ये उन्होंने समझाया भी।
और तीसरा मतलब यहाँ H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये दूसरा केस बना दिया। तीसरा केस उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया टाइम को लेकर, ठीक है, टाइम को लेकर बहुत आसान बात है। टाइम t क्या है, टाइम t को लेकर उन्होंने बताया कि मान लीजिए यही 2 एम्पियर की करंट है और रेजिस्टेंस ये R है। अगर 2 एम्पियर की करंट है और रेजिस्टेंस R है और आप टाइम मतलब पहले 2 मिनट तक करंट फ्लो करवाते हैं और बाद का केस में आप 5 मिनट तक करंट फ्लो करवाते हैं, तो आप देखिए अगर कोई भी डिवाइस है वो ज़्यादा समय तक ऑपरेट होगी तो ज़्यादा हीट होगी, कम समय तक ऑपरेट होगी तो कम हीट होगी। तो मतलब यहाँ भी हमारा हीट प्रोड्यूस्ड, जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के, टाइम टी के। तो मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब उन्होंने बताया कि जो हमारा टाइम है, जितने टाइम तक किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जितने टाइम तक करंट फ्लो होगी, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जितने टाइम तक करंट फ्लो होगी, तो टाइम ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, टाइम ज़्यादा है तो करंट फ्लो भी क्या होगी, ज़्यादा टाइम तक होगी। ठीक, अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम एक साथ मिक्स करते हैं, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R और T। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो H इज इक्वल टू K I स्क्वायर आर टी, के की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है तो हमारा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा हीट प्रोड्यूस्ड है, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जाना जाता है। तो अगर स्टेटमेंट लिखना हो, अगर कोई आपसे पूछो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो आप लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड रेजिस्टेंस of the circuit and time taken to flow the circuit। तो कोई भी करंट हीट प्रोड्यूस, किसी भी सर्किट में हीट का जो प्रोड्यूस्ड है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम ऑफ फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब इस हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं ओम्स लॉ का। अगर हम V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं, आपने पढ़ा है क्योंकि पोटेंशियल तो इस सेल का है ही, तो अगर यहाँ से हम I को I इज इक्वल टू वी बाई आर लिख दें, तो इस फार्मूले में अगर हम यहाँ रखें तो हमारा जो H इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एक और मिला, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ही यूज होता है, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। अगर इसी फार्मूले में अगर हम R को रिप्लेस करें, मतलब यहाँ R की जगह हम क्या रख दें, V बाई आई, तो अगर R की जगह V बाई आई लिख दें तो हमारा H इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू वी बाई आई इंटू टी। तो हमारा फार्मूला आ जाएगा H इज इक्वल टू वी आई टी। तो यहां पर देखिए हमारा हीट प्रोड्यूस्ड इन तीनों केसेस, सॉरी डिफरेंट सिचुएशंस में, अगर आपको आई आर और टी दिया है तो ये इससे निकाल लेंगे, आपको वी आर और टी दिया है तो इसको निकाल लेंगे, अगर आपको वी आई और टी दिया है तो ये निकाल लेंगे। तो हम अगर इसको एक साथ लिखना चाहें इस फार्मूले को, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी इज इक्वल टू वी आई टी। ये किसी भी सर्किट में ये हीट प्रोड्यूस का फार्मूला है और इससे हम सर्किट में हीट प्रोड्यूस निकाल देते हैं। इसकी कुछ स्पेसिफिक बात है, जनरली ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब करंट सर्किट में क्या हो, कांस्टेंट हो। इस फार्मूले को हम तब यूज करेंगे जब जनरली हमारा वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट दिखे, तो इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। इसमें V और I दोनों साथ दिया है तो उस केस में हम उसको यूज कर सकते हैं, करंट पता हो, वोल्टेज। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज हम लोगों ने पढ़ा। इसका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टेटमेंट हम लोग देख लिए, इस फार्मूले को डिराइव कर लिए, इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो हो सकता है हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। उस एप्लीकेशन पढ़ने के बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे।
तो मोस्टली आपका ये चैप्टर कवर भी हो रहा है। इस चैप्टर में अब लगभग 2 से 3 क्लासेस और हैं, वो क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, उसके वो क्लासेस हो जाएगा तो हमारा ये चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म होगा। कुछ हम और न्यूमेरिकल्स लेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।